दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचने या याद रखने के लिए नहीं बना है। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और साथ ही आपका सबसे बड़ा रहस्य। लाखों वर्षों की विकास यात्रा के बाद भी हमारे दिमाग में छुपी ऐसी शक्तियां हैं जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज हम बताएंगे ब्रेन रूल्स की वो 8 अद्भुत रहस्यपूर्ण शक्तियां जो आपकी सोचने, सीखने, याद रखने और रचनात्मकता की दुनिया को पूरी तरह बदल देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके मस्तिष्क की गहराई में जाने वाला है। अध्याय 1, व्यायाम एक्सरसाइज। चलना ही सोचने की कुंजी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप टहलते हुए सोचते हैं तो विचार अधिक स्पष्ट आते हैं? जॉन मदीना बताते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की बनावट का हिस्सा है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले विकसित हुआ जब हम शिकारी संग्राहक हंटर गैदरर्स थे जो रोजाना 10 से 20 किलोमीटर तक चलते थे। इसलिए हमारा मस्तिष्क गतिशीलता, मूवमेंट में सर्वश्रेष्ठ ढंग से काम करता है। मस्तिष्क और व्यायाम का संबंध। जब हम चलते हैं या व्यायाम करते हैं तो रक्त प्रवाह बढ़ता है और मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये दोनों हमारे न्यूरॉन्स के लिए ईंधन हैं। व्यायाम करने से नए रक्त वाहिकाएं बनती हैं और दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF नामक रसायन बढ़ता है जो न्यूरॉन्स को मजबूत और सक्रिय रखता है। BDNF को दिमाग का चमत्कारिक उर्वरक कहा गया है क्योंकि यह याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। व्यायाम से ध्यान और स्मृति में सुधार। कई शोधों ने दिखाया है कि नियमित व्यायाम करने वाले लोग बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उनकी सोचने समझने की गति तेज होती है और वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं। स्कूलों में जब बच्चों को नियमित शारीरिक गतिविधियां करवाई जाती हैं तो उनकी सीखने की क्षमता में 20-30% तक सुधार देखा गया है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क को बेहतर तरीके से सोचने के लिए शरीर को खिलना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। व्यायाम केवल याददाश्त नहीं बल्कि मूड और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायनों को सक्रिय करता है जो खुशी और संतुलन बनाए रखते हैं। इससे चिंता, तनाव और अवसाद कम होते हैं। इसीलिए कहा गया है, वॉकिंग इज द रियल थिंकिंग, बैठे रहने का खतरा। आधुनिक जीवन में लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस, गाड़ी, मोबाइल या टीवी के सामने। जॉन मदीना कहते हैं कि बैठे रहना हमारे मस्तिष्क के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना शरीर के लिए। कम गतिविधि से रक्त संचार घटता है, जिससे दिमाग सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। समय के साथ यह याददाश्त और निर्णय क्षमता पर भी असर डाल सकता है। व्यावहारिक सुझाव। 1, हर दिन 30 मिनट टहलें। यह आपके दिमाग के लिए टॉनिक जैसा है। 2, काम के बीच में हर घंटे 2-3 मिनट उठकर चलें। इससे ऊर्जा और ध्यान दोनों बढ़ेंगे। 3, सीखते समय चलना या शरीर को हल्का सक्रिय रखना, यह याददाश्त में मदद करता है। 4, ऑफिस और स्कूल में शारीरिक गतिविधियां शामिल करें क्योंकि स्थिर शरीर मस्तिष्क की शक्ति को सीमित करता है। निष्कर्ष। व्यायाम मस्तिष्क का प्राकृतिक पोषण है। यह न केवल हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है बल्कि रचनात्मक सोच, सीखने और याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जॉन मदीना कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क तेज चले तो अपने शरीर को हिलाएं। इसलिए चाहे उम्र कोई भी हो, रोजाना थोड़ा चलना, खेलना या व्यायाम करना हमारे मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए शरीर को ज्यादा चलाएं, यही है ब्रेन रूल नंबर 1। अध्याय 2, जीवित रहना, सर्वाइवल, मस्तिष्क का असली उद्देश्य। जॉन मदीना के अनुसार मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और पहला कार्य जीवित रहना, सर्वाइवल है। हमारा दिमाग लाखों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है जिसने हमें जंगलों में खतरों से बचना, भोजन ढूंढना और भविष्य की योजना बनाना सिखाया। यानी यह केवल सोचने या पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए बना है। विकास का इतिहास, शिकारी से बुद्धिमान तक। लगभग 20 लाख वर्ष पहले जब मनुष्य का मस्तिष्क अपने वर्तमान आकार तक पहुंचा, तब हम शिकारी संग्राहक हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। हम खुले मैदानों, जंगलों और पहाड़ियों में घूमते थे जहां हर क्षण खतरा था। हमें शिकारी जानवरों से बचना था, मौसम के बदलावों को समझना था और भोजन ढूंढना था। इन्हीं परिस्थितियों में मस्तिष्क ने ध्यान देना, निर्णय लेना, याद रखना और भविष्य की योजना बनाना सीखा।
जॉन मदीना कहते हैं कि मस्तिष्क एक प्रकार का जीवित रहने का कंप्यूटर है जो हर पल यह तय करता है कि क्या यह सुरक्षित है या नहीं। मस्तिष्क की जीवित रहने की 3 प्रमुख शक्तियां। एक, ध्यान अटेंशन। हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर जाता है जो हमारे लिए खतरा या इनाम से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब कुछ अचानक होता है, जैसे तेज आवाज या हलचल, मस्तिष्क तुरंत चौकन्ना हो जाता है। यह सर्वाइवल अलार्म सिस्टम है जो हमें नुकसान से बचाता है। 2, याददाश्त मेमोरी। जब हम किसी खतरनाक या महत्वपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं तो मस्तिष्क उस घटना को गहराई से याद रखता है ताकि अगली बार जब वही परिस्थिति आए तो हम जल्दी प्रतिक्रिया दे सकें। उदाहरण के लिए, अगर एक बार किसी रास्ते पर जंगली जानवर दिखा हो तो हमारा मस्तिष्क वह रास्ता तुरंत पहचान लेता है और सतर्क हो जाता है। 3, निर्णय डिसीजन मेकिंग। मस्तिष्क लगातार यह तय करता रहता है कि क्या करना है। यह प्रक्रिया हमारी भावनाओं और अनुभवों दोनों पर आधारित होती है। यही कारण है कि कभी कभी हम तर्क से नहीं बल्कि गट फीलिंग यानी अंदर की आवाज से निर्णय लेते हैं, क्योंकि वह हमारी सर्वाइवल मेमोरी से जुड़ी होती है। सर्वाइवल और आधुनिक जीवन। भले ही आज हमारे आसपास शेर या बाघ न हो, लेकिन आधुनिक जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता हमारे लिए नए खतरे हैं। मस्तिष्क उन्हें भी उसी तरह महसूस करता है जैसे कभी शिकारी को करता था। इसलिए हमें चिंता, डर या असुरक्षा महसूस होती है। यह मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन फर्क यह है कि अब खतरे बाहरी नहीं बल्कि मानसिक हैं, जैसे परीक्षा, नौकरी, रिश्ते या आर्थिक समस्या। मस्तिष्क को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें नई रणनीतियां सिखानी होती हैं, जैसे योजना बनाना, समस्या सुलझाना और ध्यान को नियंत्रित करना। सीखने और सर्वाइवल का संबंध। जॉन मदीना कहते हैं कि सीखना भी एक प्रकार का सर्वाइवल टूल है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, भाषा, गणित, संगीत या तकनीक, वह हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने और जटिल परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता देता है। यानी सीखना ही आधुनिक जीवन में जीवित रहने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसलिए स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण प्रणाली को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे केवल जानकारी न दें बल्कि वास्तविक जीवन में उपयोग करने की क्षमता भी सिखाएं। मस्तिष्क को तभी जीवंत महसूस होता है जब वह सीखने और खोजने में लगा हो। व्यावहारिक सीखें। एक जिज्ञासु रहें। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वही नए समाधान ढूंढता है। जिज्ञासा मस्तिष्क की सर्वाइवल एनर्जी को जागृत रखती है। 2, अनुभव से सीखें। किताबों से ज्यादा असर असली अनुभव का होता है। जितना अधिक हम किसी स्थिति को जीते हैं, उतनी तेजी से मस्तिष्क सीखता है। 3, भावनाएं समझें। निर्णय केवल तर्क से नहीं, भावनाओं से भी बनते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें, यही मानसिक सर्वाइवल की कुंजी है। निष्कर्ष, सर्वाइवल केवल शारीरिक जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्थिर रहना है। हमारा मस्तिष्क लाखों वर्षों की यात्रा के बाद इतना सक्षम हुआ है कि वह किसी भी नई परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है। जॉन मदीना का यह संदेश बेहद प्रेरक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह हर परिस्थिति में खुद को जीवित रखने का तरीका ढूंढ लेता है। यानी अगर हम अपने मस्तिष्क की प्राकृतिक सर्वाइवल क्षमताओं को समझ लें तो जीवन की हर चुनौती को जीतना संभव है। अध्याय 3, ध्यान अटेंशन। मस्तिष्क एक समय में एक ही काम कर सकता है। जॉन मदीना का तीसरा ब्रेन रूल बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। आधुनिक दुनिया मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने को सफलता की निशानी मानती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह हमारे दिमाग की क्षमता के बिल्कुल उलट है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक साथ मोबाइल चलाना, ईमेल लिखना और बात करना कर सकते हैं, लेकिन असल में मस्तिष्क इन सभी कामों को एक साथ नहीं करता, बल्कि बहुत तेजी से एक से दूसरे काम पर स्विच करता है, और हर बार ध्यान बदलने में कुछ सेकंड की मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। मदीना कहते हैं, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी उत्पादकता 40% तक घट जाती है और गलती करने की संभावना दोगुनी हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क को हर बार नई जानकारी पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। इसलिए सच यह है कि मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि माइंड स्विचिंग हो रही होती है और यह मस्तिष्क को थका देती है। ध्यान कैसे काम करता है? हमारा ध्यान अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है। यह किसी एक चीज पर केंद्रित होता है और बाकी चीजें धुंधली हो जाती हैं। यह स्पॉटलाइट सबसे ज्यादा तब जलती है जब जानकारी भावनात्मक हो, नई या अप्रत्याशित हो या जीवित रहने से जुड़ी हो।
इसलिए हम वही चीजें ज्यादा याद रखते हैं जो हमें छू जाती हैं, जैसे कोई डरावनी घटना, मजेदार कहानी या भावनात्मक अनुभव। सीखने और पढ़ाने में ध्यान की भूमिका। जॉन मदिना कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान लगभग 10 मिनट तक एक ही विषय पर टिकता है। उसके बाद ध्यान धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए अगर किसी कक्षा या मीटिंग में लोग 30 मिनट से ज्यादा सुन रहे हैं तो बिना ब्रेक या रोचकता के वे मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान है हर 10 मिनट के बाद कहानी, उदाहरण या दृश्य परिवर्तन जोड़ना, क्योंकि मस्तिष्क कहानी के माध्यम से जानकारी को अधिक प्रभावशाली ढंग से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिक्षक सिर्फ तथ्यों की सूची पढ़ाएगा तो छात्र ऊब जाएंगे, लेकिन अगर वही बातें कहानी, अनुभव या चित्रों के जरिए बताए तो ध्यान तुरंत जागृत हो जाएगा। ध्यान को बढ़ाने के तरीके। एक समय में एक काम करें। सिंगल टास्किंग। जब हम पूरा ध्यान एक ही कार्य पर लगाते हैं तो न केवल परिणाम बेहतर होता है बल्कि सीखने की गहराई भी बढ़ती है। 2 ब्रेक लें। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क थकता है। हर 25-30 मिनट बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेने से ध्यान वापस ताजा हो जाता है। 3 भावनाएं जोड़े। भावनात्मक जानकारी हमेशा ज्यादा याद रहती है। अगर किसी बात को कहानी या अनुभव से जोड़ दिया जाए तो ध्यान लंबे समय तक बना रहता है। 4 विचलनों से दूर रहें। काम करते समय मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या शोर को बंद रखें। हर बार ध्यान टूटने पर मस्तिष्क को दोबारा फोकस करने में औसतन 10-15 मिनट लगते हैं। वैज्ञानिक उदाहरण। ध्यान पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि जब किसी को किसी दृश्य कार्य जैसे कंप्यूटर पर बटन दबाना के साथ साथ शब्द याद करने को कहा गया तो उनकी गलतियां बढ़ी और प्रतिक्रिया समय धीमा हुआ। यानी मस्तिष्क एक साथ 2 जागरूक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि वे एक साथ गाड़ी भी चलाते हैं और फोन पर बात भी करते हैं, वे दरअसल अपनी प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता है। निष्कर्ष। ध्यान, अटेंशन, मस्तिष्क की सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा है। यह सीमित है, इसलिए इसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जॉन मदिना का स्पष्ट संदेश है, मल्टीटास्किंग इंसानी मस्तिष्क की सबसे बड़ी मिथक है, असली ताकत है एक समय में एक काम पर पूरी तरह ध्यान देना। अगर हम यह नियम समझ लें तो चाहे पढ़ाई हो, काम हो या रचनात्मक सोच, हर जगह हमारी दक्षता और मानसिक संतुलन दोनों बेहतर हो सकते हैं। अध्याय 4 अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दोहराव है याददाश्त की कुंजी। जॉन मदिना का चौथा ब्रेन रूल बताता है कि हमारा मस्तिष्क किसी नई जानकारी को तुरंत याद नहीं रखता। हम जो भी सुनते, पढ़ते या देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा कुछ ही मिनटों या घंटों में भूल जाता है। यानी याददाश्त स्वचालित नहीं है, उसे दोहराव, अर्थ और अभ्यास से मजबूत बनाना पड़ता है। मस्तिष्क में स्मृति कैसे बनती है? जब हम कोई नई जानकारी ग्रहण करते हैं तो वह पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। यह कुछ सेकंड के लिए बहुत छोटा भंडार होता है। अगर उस जानकारी पर ध्यान दिया जाए तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता बहुत सीमित है। यह एक समय में लगभग 7-2 जानकारी के टुकड़े ही संभाल सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर बताता है तो आप उसे कुछ सेकंड तक याद रखते हैं, लेकिन अगर आप उसे तुरंत दोहराए नहीं तो वह गायब हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवधि। अल्पकालिक स्मृति में कोई जानकारी लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट तक रहती है। अगर उस दौरान दोहराव नहीं किया गया तो मस्तिष्क उसे महत्वहीन मानकर मिटा देता है। लेकिन अगर जानकारी को बार बार याद किया जाए या उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो मस्तिष्क उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी, यानी दोहराव ही याददाश्त की जननी है। सीखने की प्रक्रिया में दोहराव का महत्व। जॉन मदिना ने कई प्रयोगों का हवाला दिया है जिनसे पता चलता है कि अगर किसी जानकारी को बार बार स्पेस्ड रिपीटेशन अंतराल के साथ दोहराव से दोहराया जाए तो उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषय को सोमवार को पढ़ते हैं, फिर बुधवार को पुनरावृत्ति करते हैं और रविवार को उसे दोबारा देखते हैं तो वह जानकारी कई हफ्तों तक दिमाग में बनी रहती है। लेकिन अगर वही विषय आप एक ही दिन लगातार कई बार पढ़ लें तो वह जल्दी भूल जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क को बीच में आराम चाहिए ताकि जानकारी व्यवस्थित हो सके। जानकारी को याद रखने की तकनीकें। 1 चंकिंग, खंड बनाना। लंबी जानकारी को छोटे छोटे समूहों में बांटें।
जैसे 9820304512 को याद रखने की बजाय 9820304512 के रूप में याद करें। मस्तिष्क छोटे पैटर्न को बेहतर तरीके से पकड़ता है। 2. रेपिटेशन विथ मीनिंग, अर्थ के साथ दोहराना सिर्फ रटना पर्याप्त नहीं है। जानकारी को किसी अर्थ, चित्र या उदाहरण से जोड़े। उदाहरण, किसी ऐतिहासिक तारीख को उस समय की घटना या चित्र से जोड़ना। 3. स्पेस्ड प्रैक्टिस, अंतराल के साथ अभ्यास, हर कुछ दिनों के अंतराल में पुनरावृत्ति करें। यह याददाश्त को स्थायी बनाता है। 4. टेस्ट योरसेल्फ, खुद को परखें, जो पढ़ा है उसे खुद से लिखें या किसी को समझाएं। यह रिट्रीवल प्रैक्टिस कहलाती है और यह सीखने को कई गुना गहरा बनाती है। शिक्षा और प्रशिक्षण में इसका उपयोग। जॉन मदिना कहते हैं कि अधिकांश स्कूल और ऑफिस प्रशिक्षण सिस्टम इस सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं। वे एक बार में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं, लेकिन दोहराव और रिव्यू के लिए पर्याप्त समय नहीं देते। अगर पढ़ाई को इस तरह डिजाइन किया जाए कि हर 2-3 दिनों में छोटे पुनरावृत्ति सत्र हों, तो विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और स्मृति दोनों 50% से अधिक बढ़ सकती है। यानी शिक्षा को सघन अध्ययन क्रैमिंग के बजाय विकसित अभ्यास डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक जीवन में उपयोग। अगर कोई प्रस्तुति याद करनी हो तो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा दोहराएं। नई भाषा सीखते समय शब्दों को अर्थ और उदाहरण से जोड़े। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विजुअल कार्ड या माइंड मैप बनाकर रोज देखें। याददाश्त केवल याद रखने की नहीं बल्कि दोहराने और जोड़ने की कला है। निष्कर्ष, अल्पकालिक स्मृति बहुत नाजुक होती है। यह एक छोटे सफेद बोर्ड की तरह है जिस पर जानकारी थोड़ी देर के लिए लिखी जाती है और फिर मिट जाती है। लेकिन अगर हम उसे बार बार लिखें, अर्थ जोड़े और दोहराएं तो वही जानकारी मस्तिष्क के स्थायी दीर्घकालिक संग्रह में चली जाती है। जॉन मदिना का स्पष्ट संदेश है, जो जानकारी दोहराई नहीं जाती वह दिमाग से उतनी ही जल्दी मिट जाती है जितनी जल्दी आई थी। इसलिए अगर आपको सीखना और याद रखना है तो उसे समय समय पर दोहराएं। यही ब्रेन रूल नंबर 4 की सच्ची शक्ति है। अध्याय 5, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अर्थ जोड़ो, याद रखो। जॉन मदिना का 5वां ब्रेन रूल बताता है कि हम किसी चीज को तभी लंबे समय तक याद रखते हैं जब उसे किसी अर्थ, भावना या अनुभव से जोड़ते हैं। सिर्फ जानकारी को रटना दिमाग पर बोझ डालता है, लेकिन अगर वही बात हमारे जीवन, भावनाओं या कहानी से जुड़ जाए तो वह हमारे दिमाग की गहराई में दर्ज हो जाती है। दीर्घकालिक स्मृति क्या है? दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मस्तिष्क का वह विशाल भंडार है जहां वे सारी जानकारियां रखी जाती हैं जो हमारे जीवन में बार बार उपयोग में आती हैं या जिनका कोई गहरा अर्थ होता है। यह स्मृति वर्षों या कभी कभी जीवन भर रहती है। जब हम किसी चीज को बार बार याद करते हैं, दोहराते हैं या किसी भावनात्मक अनुभव से जोड़ते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन बन जाते हैं। इन्हीं कनेक्शनों को कहा जाता है स्मृति नेटवर्क, मेमोरी नेटवर्क्स। यही नेटवर्क जितने मजबूत होंगे, हमारी याददाश्त उतनी स्थायी होगी। याददाश्त को अर्थ से जोड़ना क्यों जरूरी है? मस्तिष्क केवल वही जानकारी रखता है जो उसे महत्वपूर्ण लगती है। अगर कोई जानकारी हमारे अनुभव या भावना से जुड़ी नहीं होती तो मस्तिष्क उसे अप्रासंगिक मानकर भुला देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को सिर्फ इतिहास की तारीखें रटाई जाएं तो वह जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर वही तारीख किसी रोमांचक कहानी, युद्ध या राजा की प्रेरक घटना से जुड़ी हो तो वह जीवन भर याद रहती है। जॉन मदिना कहते हैं, मीनिंग बिफोर डिटेल्स, यानी किसी भी जानकारी को याद रखने से पहले उसे अर्थ से जोड़ो, तब विवरण अपने आप याद रहेंगे। भावनाएं और स्मृति का गहरा रिश्ता। जब किसी घटना से भावनाएं जुड़ जाती हैं, जैसे डर, खुशी, दुख या आश्चर्य, तो मस्तिष्क में अमिग्डाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह भाग तय करता है कि कौन सी जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में जाएगी। यानी जो बातें हमें भावनात्मक रूप से छू जाती हैं, वे हमारे मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो जाती हैं। इसलिए हम अपने बचपन की खुशियां या डरावनी घटनाएं कभी नहीं भूलते, भले ही हमने कल क्या खाया यह भूल जाएं। सीखने और शिक्षण में इसका उपयोग। जॉन मदिना कहते हैं कि शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को केवल तथ्य न सिखाएं, बल्कि उन तथ्यों को किसी कहानी, उदाहरण या भावना से जोड़े। जैसे अगर गणित का सवाल सूखा फार्मूला लग रहा हो तो उसे किसी जीवन के उदाहरण से जोड़े। जैसे अगर तुम हर दिन 10 रुपए बचाओ तो छात्र तुरंत जुड़ जाते हैं। यह तरीका न केवल सीखने को रोचक बनाता है बल्कि याददाश्त को भी दीर्घकालिक करता है।
दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करने के उपाय। एक, अर्थ जोड़े। हर नई जानकारी को किसी पुराने ज्ञान या अनुभव से जोड़ने की कोशिश करें। इससे मस्तिष्क को संदर्भ मिलता है। दो, भावनात्मक संबंध बनाएं। जो बातें हमें महसूस होती हैं वे लंबे समय तक रहती हैं। सीखते समय उस विषय के प्रति दिलचस्पी और जुड़ाव पैदा करें। तीन, दोहराव। रिहर्सल। नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति करें। जितनी बार कोई बात याद की जाती है उतनी गहराई से वह मस्तिष्क में बसती है। चार, कहानी का उपयोग करें। जानकारी को कहानी, उदाहरण या चित्र में ढालें। कहानी मस्तिष्क को एक भावनात्मक एंकर देती है। पांच, नींद लें। नींद के दौरान मस्तिष्क नई जानकारी को व्यवस्थित करता है। पर्याप्त नींद लेना दीर्घकालिक स्मृति के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक उदाहरण। मदीना बताते हैं कि प्रयोगों में जब प्रतिभागियों को कुछ तथ्य बिना संदर्भ दिए गए तो वे कुछ ही घंटों में भूल गए, लेकिन जब वही तथ्य किसी अर्थपूर्ण कहानी के रूप में दिए गए तो वे हफ्तों तक याद रहे। इसीलिए सबसे अच्छा सीखने का तरीका है मेक इट मीनिंगफुल, मेक इट इमोशनल, मेक इट रिपीटेबल। निष्कर्ष। दीर्घकालिक स्मृति बनाना कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें अर्थ, भावना और दोहराव की जरूरत होती है। सिर्फ रटना और भूल जाना मेमोरी का अपमान है। अगर हम हर नई जानकारी को अपने जीवन या अनुभव से जोड़े तो मस्तिष्क उसे अपने स्थायी खजाने में रख लेता है। जॉन मदीना का संदेश बेहद गहरा है। हम जानकारी नहीं याद रखते, हम अर्थ को याद रखते हैं। इसलिए अगर आप कुछ सचमुच याद रखना चाहते हैं तो पहले उसे महसूस कीजिए, तभी वह आपके मस्तिष्क का हिस्सा बनेगा। अध्याय 6, नींद, स्लीप, याददाश्त, रचनात्मकता और निर्णय की शक्ति। जॉन मदीना के छठे ब्रेन रूल के अनुसार नींद दिमाग की रीसेट बटन है। यह हमारी सीखने, सोचने, याद रखने और रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करती है। जब हम नींद से वंचित होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है जैसे उस पर धुंध छा गई हो। सोच धीमी, ध्यान बिखरा हुआ और याददाश्त कमजोर हो जाती है। नींद मस्तिष्क के लिए क्यों जरूरी है? हर दिन हम जो कुछ भी सीखते या अनुभव करते हैं वह अस्थायी रूप से मस्तिष्क के वर्किंग मेमोरी में जमा होता है। लेकिन जब हम सोते हैं तब दिमाग उन जानकारियों को छांटकर, व्यवस्थित करके दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करता है। यानी सीखना दिन में होता है लेकिन याद रखना रात में। जॉन मदीना कहते हैं, स्लीप इज लाइक अ मेमोरी फैक्ट्री। नींद मस्तिष्क में नई जानकारियों को स्थायी बनाती है और बेकार डेटा को हटा देती है। नींद की कमी और उसका असर। अगर कोई व्यक्ति 7-8 घंटे से कम सोता है तो उसका दिमाग थकावट, भूलने और मूड स्विंग्स का शिकार हो जाता है। प्रयोगों में पाया गया है कि जो लोग 20 घंटे तक बिना नींद के रहते हैं उनका प्रदर्शन वैसा ही होता है जैसा कि शराब के नशे में व्यक्ति का होता है। नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है, निर्णय गलत होते हैं, प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, रचनात्मक सोच मर जाती है। यही कारण है कि नींद को नजरअंदाज करना दिमाग की सबसे बड़ी गलती है। नींद और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जॉन मदीना बताते हैं कि जब हम गहरी नींद, डीप स्लीप में जाते हैं तो मस्तिष्क उन जानकारियों के बीच नए संबंध बनाता है जो दिन भर हमने सीखी थीं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं इनसाइट फॉर्मेशन। अक्सर जब हम किसी समस्या को सोचते सोचते थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं तो अगली सुबह अचानक हमें समाधान सूझ जाता है। यह नींद की वजह से होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, रात भर उस समस्या पर काम करता रहता है। नींद का सही चक्र, स्लीप साइकिल। नींद 5 चरणों में होती है। 1, हल्की नींद, स्टेज 1-2। गहरी नींद, स्टेज 3-4-3। रेम नींद, रैपिड आई मूवमेंट। रेम नींद में हम सपने देखते हैं और यही चरण रचनात्मकता, सीखने और भावनात्मक संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अधूरी नींद लेना मतलब आपने अपने मस्तिष्क को पूरा रिचार्ज नहीं होने दिया। नींद और कार्यस्थल प्रदर्शन। मदीना बताते हैं कि आधुनिक ऑफिस संस्कृति में नींद को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि देर तक काम करना सफलता का प्रतीक है, लेकिन विज्ञान कहता है कि नींद की कमी से उत्पादकता, ध्यान और निर्णय क्षमता में भारी गिरावट आती है। कई कंपनियां जैसे गूगल, ज़ैपोस आदि ने नैप पॉड्स या पावर नैप रूम्स बनाई हैं जहां कर्मचारी थोड़ी देर सोकर फिर से ऊर्जावान महसूस करते हैं। 15-20 मिनट की पावर नैप कई घंटों की ताजगी वापस ला सकती है। बेहतर नींद के लिए सुझाव। 1, नियमित समय पर सोना और उठना। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक स्थिर रहती है जिससे नींद की गुणवत्ता बढ़ती है।
2. सोने से पहले स्क्रीन से दूरी। मोबाइल या टीवी की नीली रोशनी ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को रोक देती है, जो नींद लाने के लिए जरूरी है। 3. कमरा ठंडा और अंधेरा रखें। ठंडी, शांत और अंधेरी जगह नींद को गहरी बनाती है। 4. शाम को कैफीन या भारी भोजन से बचें, ये नींद के चक्र को बिगाड़ देते हैं। 5. दिन में छोटा झपकी नैप 15-30 मिनट की झपकी ध्यान और ऊर्जा बढ़ाती है। वैज्ञानिक प्रयोग। एक प्रसिद्ध प्रयोग में 2 समूहों को एक ही जानकारी सिखाई गई। पहला समूह नींद लेकर आया, दूसरा बिना नींद के। अगले दिन जब दोनों का परीक्षण किया गया तो नींद लेने वाले समूह का प्रदर्शन 40% बेहतर था। इससे स्पष्ट होता है, सीखने के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है नींद। निष्कर्ष। नींद मस्तिष्क की प्राकृतिक सफाई प्रणाली है। यह हमारी याददाश्त को मजबूत करती है, सोचने की शक्ति बढ़ाती है और हमें भावनात्मक रूप से संतुलित रखती है। जॉन मदीना का संदेश है, अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं तो पहले अच्छी नींद लेना सीखिए। दिमाग वही है जो आराम किया हुआ है, बाकी सब बस अधूरा काम कर रहा कंप्यूटर है। अध्याय 7 तनाव स्ट्रेस दिमाग का छिपा दुश्मन। जॉन मदीना के 7वें ब्रेन रूल के अनुसार दीर्घकालिक तनाव क्रोनिक स्ट्रेस मस्तिष्क के लिए जहर है। थोड़ा सा तनाव हमें प्रेरित करता है, सतर्क बनाता है, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो यह हमारी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को बर्बाद कर देता है। तनाव क्या है और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव। तनाव स्ट्रेस असल में शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है किसी चुनौती या खतरे के प्रति। जब हमें कोई कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है तो शरीर एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है। इन हार्मोनों का काम होता है हृदय की गति बढ़ाना, रक्तचाप को ऊपर उठाना और शरीर को लड़ने या भागने फाइट और फ्लाइट की स्थिति में तैयार करना। यह प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए फायदेमंद होती है, जैसे परीक्षा के पहले, इंटरव्यू के समय या किसी खतरे से बचते हुए। लेकिन अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यही तनाव हमारे दिमाग की संरचना को नुकसान पहुंचाने लगता है। दीर्घकालिक तनाव का असर। लगातार तनाव में रहने से मस्तिष्क का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है, हिप्पोकैम्पस। कॉर्टिसोल नामक हार्मोन इस हिस्से की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। परिणामस्वरूप याददाश्त कमजोर हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और रचनात्मकता खत्म हो जाती है। जॉन मदीना लिखते हैं, स्ट्रेस मेक्स यू स्टूपिड, यानी तनाव सीधे आपकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करता है। काम और जीवन में तनाव के स्रोत। आधुनिक जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की कमी, लैक ऑफ कंट्रोल। जब हमें लगता है कि हम किसी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मस्तिष्क उसे खतरे की तरह लेता है। उदाहरण के लिए, लगातार बॉस का दबाव, समय सीमा, डेडलाइंस, आर्थिक चिंता, परिवार में झगड़े या भविष्य की असुरक्षा, ये सभी कारक क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करते हैं जो न केवल दिमाग बल्कि शरीर को भी बीमार कर देते हैं। तनाव और सीखने का संबंध। स्कूल या दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति लगातार डर, अपमान या असुरक्षा महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क सीखने की स्थिति में नहीं रहता। मदीना के अनुसार मस्तिष्क एक समय में डर और सीख दोनों नहीं कर सकता, इसलिए बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालना या कर्मचारियों को डर के माहौल में रखना सीखने और प्रदर्शन दोनों को घटा देता है। तनाव को कम करने के वैज्ञानिक उपाय। एक, नियंत्रण का एहसास, सेंस ऑफ कंट्रोल। जब व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण रखता है तो तनाव तुरंत घट जाता है। इसलिए अपने काम को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें। 2, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। परिवार, दोस्त या सहयोगी से बात करना तनाव को कम करता है। अकेलापन तनाव को बढ़ाता है। 3, व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम शरीर में कॉर्टिसोल को घटाता है और एंडोर्फिन बढ़ाता है, जो नेचुरल मूड लिफ्टर हैं। 4, ध्यान और श्वसन, मेडिटेशन। ब्रीदिंग, गहरी सांसें और ध्यान से शरीर की नर्वस सिस्टम शांति की स्थिति में लौट आती है। 5, नींद और संतुलित भोजन। नींद की कमी तनाव को और बढ़ाती है। पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद मस्तिष्क की मरम्मत में मदद करते हैं। 6, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग। सोच को बदलना तनाव के प्रभाव को आधा कर सकता है। खुद से यह कहना, यह कठिन है पर मैं संभाल लूंगा, मस्तिष्क को सुरक्षा का संदेश देता है। प्रयोग और उदाहरण। मदीना बताते हैं कि 2 समान परिस्थितियों में रखे गए लोगों में जिन्हें कुछ नियंत्रण दिया गया, जैसे बटन दबाने की अनुमति, ब्रेक लेने की स्वतंत्रता, उनका तनाव स्तर बहुत कम था। यह दर्शाता है कि तनाव परिस्थिति से नहीं बल्कि नियंत्रण की भावना से तय होता है।
निष्कर्ष, तनाव जीवन का हिस्सा है, परंतु अगर वह लंबे समय तक बना रहे तो यह मस्तिष्क को भीतर से खोखला कर देता है। जॉन मदीना का स्पष्ट संदेश है, थोड़ा तनाव हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन लगातार तनाव हमें अंदर से जला देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क तेज, रचनात्मक और स्थिर रहे, तो सबसे पहले सीखिए तनाव को पहचानना, स्वीकारना और छोड़ देना। शांति में ही बुद्धि है, और शांति बिना संतुलित जीवन के नहीं मिलती। अध्याय 8, संवेदी उत्तेजना, सेंसरी इंटीग्रेशन, इंद्रियों से सीखने की शक्ति। जॉन मदीना का 8वां ब्रेन रूल हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क इंद्रियों के माध्यम से सोचता, सीखता और याद रखता है। हम सिर्फ आंखों या कानों से नहीं सीखते, बल्कि दिमाग हर समय हमारी पांचों इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद से प्राप्त संकेतों को जोड़कर अर्थ बनाता है। यानी जब हम किसी चीज को देखते, सुनते और महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क इन सभी सूचनाओं को मिलाकर एक गहरी और स्थायी स्मृति तैयार करता है। संवेदी एकीकरण क्या है? व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन? संवेदी एकीकरण, सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब है विभिन्न इंद्रियों से आने वाले संकेतों का मस्तिष्क द्वारा एक साथ विश्लेषण और उपयोग। उदाहरण के लिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं तो आपकी आंखें रंग देखती हैं, नाक उसकी खुशबू महसूस करती है, और अगर आप उसे छूते हैं तो त्वचा उसकी कोमलता पहचानती है। इन सब संकेतों को मस्तिष्क जोड़कर एक पूर्ण अनुभव बनाता है। फूल का एहसास, मल्टीसेंसरी लर्निंग, सीखने का सबसे प्राकृतिक तरीका। जॉन मदीना कहते हैं, हमारा मस्तिष्क मल्टीसेंसरी है, पर हमारी शिक्षा सिंगल सेंसरी है। यानी हम स्कूलों या दफ्तरों में अक्सर केवल सुनकर या पढ़कर सीखने पर जोर देते हैं, जबकि मस्तिष्क सबसे बेहतर तब सीखता है जब उसमें एक से अधिक इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र विज्ञान का सिद्धांत केवल किताब से पढ़े तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन अगर वही बात चित्र, वीडियो, प्रयोग और चर्चा के माध्यम से सिखाई जाए तो मस्तिष्क उसे गहराई से समझ लेता है। दृष्टि का वर्चस्व, विजुअल डोमिनेंस। मदीना बताते हैं कि इंसानी मस्तिष्क में दृष्टि, विजन की शक्ति सबसे अधिक होती है। लगभग 50% मस्तिष्क सिर्फ दृश्य जानकारी को संसाधित करने में लगा रहता है। प्रयोग बताते हैं कि हम जो सुनते हैं उसका 10% याद रखते हैं, जो देखते हैं उसका 35%, लेकिन जो देखते और सुनते हैं उसका लगभग 65% से 80% तक याद रखते हैं। यही कारण है कि चित्र, ग्राफ, वीडियो या वास्तविक वस्तुएं किसी भी शिक्षा या प्रस्तुति को अधिक प्रभावशाली बना देती हैं। संवेदी सीखने का विज्ञान। मस्तिष्क में थैलेमस नामक भाग इंद्रियों से आने वाले सभी संकेतों को प्राप्त करता है, फिर उन्हें विभिन्न हिस्सों में भेजता है। दृष्टि की जानकारी ऑक्सिपिटल लोब में, श्रवण की टेम्पोरल लोब में और स्पर्श की पैरिएटल लोब में। जब ये सारे हिस्से एक साथ किसी सूचना पर काम करते हैं तो मस्तिष्क उस सूचना का एक 3 आयामी अनुभव बनाता है, जो न केवल समझने में आसान होता है बल्कि याद भी लंबे समय तक रहता है। शिक्षा और कार्यस्थल में इसका उपयोग। एक दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स, सीखने के दौरान चार्ट, आरेख, फोटो या वीडियो का प्रयोग करें। इससे दिमाग कई इंद्रियों को एक साथ सक्रिय करता है। 2 प्रयोग और अनुभव आधारित सीखना, केवल पढ़ने के बजाय करके सीखना मस्तिष्क के लिए सबसे गहरा अनुभव बनाता है। 3 संगीत और ध्वनि का उपयोग, हल्का संगीत या प्राकृतिक ध्वनियां ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाती हैं। 4 खुशबू या वातावरण का प्रभाव, दिमाग किसी गंध या माहौल को भी याद से जोड़ देता है। इसलिए शिक्षा या कार्य का माहौल आरामदायक होना चाहिए। 5 कहानी और इमेजरी का मिश्रण, जब हम कहानी के साथ चित्र या कल्पना जोड़ते हैं तो मस्तिष्क गहराई से अर्थ ग्रहण करता है। संवेदी एकीकरण का वास्तविक उदाहरण। मान लीजिए कोई बच्चा बारिश के बारे में सीख रहा है। अगर वह सिर्फ किताब से पढ़ेगा तो जानकारी सीमित होगी, पर जब वह बाहर जाकर बारिश की बूंदें महसूस करेगा, बादलों की गर्जना सुनेगा, गीली मिट्टी की खुशबू सूंघेगा, तो उसका दिमाग बारिश की संपूर्ण अनुभूति को याद रखेगा। यह अनुभव किसी भी पुस्तक के शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। संवेदी अधिभार, सेंसरी ओवरलोड। हालांकि मदीना चेतावनी भी देते हैं कि अगर बहुत अधिक संवेदी संकेत एक साथ दिए जाएं तो दिमाग उलझन में पड़ सकता है। इसलिए संवेदी संतुलन बनाए रखना जरूरी है, यानी दृश्य, ध्वनि और स्पर्श का सही अनुपात। निष्कर्ष, जॉन मदीना का 8वां ब्रेन रूल हमें यह सिखाता है कि मस्तिष्क का सबसे अच्छा शिक्षक है अनुभव। इंद्रियां हमारे सीखने की खिड़कियां हैं, और जब ये खिड़कियां एक साथ खुलती हैं तो ज्ञान रोशनी की तरह भीतर फैल जाता है। हम जितनी अधिक इंद्रियों से सीखते हैं उतना ही गहराई से याद रखते हैं,
इसलिए पढ़ाई, प्रशिक्षण या किसी भी जानकारी को याद रखने का रहस्य है देखो, सुनो, छुओ, महसूस करो और अनुभव करो। तो दोस्तों, ये थे ब्रेन रूल्स के 8 नियम जो बताते हैं कि कैसे आपका मस्तिष्क काम करता है, कैसे आप सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे तनाव, नींद और अनुभव आपकी शक्ति को प्रभावित करते हैं। अगर आप इन नियमों को समझेंगे और अपनाएंगे तो न केवल आपका दिमाग तेज होगा बल्कि आपकी जिंदगी भी और प्रभावशाली बन जाएगी। याद रखिए, मस्तिष्क के नियमों को जानना ही पहली सीढ़ी है और